हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इट्स द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर बॉडी एंड इट कॉजेज ईच एंड एवरी डिजीज, एवरी chronic illness, every lifestyle disease that we talk about in general is caused by insulin resistance. सॉरी, आज मेरी आवाज़ ठीक नहीं है क्योंकि कई हफ्तों से, महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे साइनसाइटिस चल रहा है। और अभी सर्जरी की डेट नहीं मिल रही है, तो देखते हैं कब होएगी सर्जरी। बट आई हैव बीन डूइंग अ लिटिल बेटर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन हमारी पैनक्रियास जो होती है, पैनक्रियास में से रिलीज हुआ एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को लगा देता है अपनी जगह की, जाओ जाके काम करो। तो जैसे हमने कोई खाना खाया, वो जाके फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कोई चीज़ जल्दी कन्वर्ट होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, कोई चीज़ देर से कन्वर्ट होती है। वो डिपेंड करता है उस खाने वाली आइटम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है तो वो बहुत देर में, जैसे आप अगर फाइबर वाली चीज़ खाओ या होल ग्रेन खाओ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो वो थोड़ी ज़्यादा देर में जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और उसमें फाइबर जो है वो थोड़ा ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा हिंडर करता है, ग्लूकोज की इस बॉडी में स्पाइक्स लाने में थोड़ा हेल्प करता है, स्पाइक्स को बचाने में। और एज कम्पेयर टू दोज, अगर आप मैदे की चीज़ें खा रहे हो जिसमें बिल्कुल फाइबर ही नहीं है, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, और प्रोसेस्ड फूड किसको कहेंगे हम? शुगर एक्चुअली। यस, यू हर्ड दैट राइट। जो हमारी टेबल शुगर होती है वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है। नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइक शुगर। इट्स टोटली प्रोसेस्ड, फैक्ट्रीज में बनाई गई है। तो क्या होता है कि जब हम शुगर या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, जो कि हाईली प्रोसेस्ड फूड है, तो वो बहुत जल्दी जाके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गया ग्लूकोज, चाहे वो आपने कुछ भी खाया, फाइनली वो ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज अंदर गया किस लिए? ग्लूकोज का अंदर फंक्शन है हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट? अब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इट हैज़ टू एंटर इनटू द सेल्स। तो यहाँ पे पेनक्रियास को एक सिग्नल जाता है कि बहुत सारे ग्लूकोज आ गया, बहुत सारा खाना आ गया, अब इसका मैं क्या करूँ? तो पेनक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन रिलीज करने से वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स में घुसना शुरू हो जाता है। आप सोचो, इंसुलिन एक चाबी की तरह है, एंड द ग्लूकोज स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द सेल्स। तब जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीन है, वो हर सेल के अंदर होती है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इंसुलिन हमारी ग्लूकोज को तैयार कर देता है हमारे फ्यूल के लिए। तो अब हमारी बॉडी की जो गाड़ी है स्टार्ट हो गई है और उस फ्यूल पे चलना शुरू हो गई है जो हमने खाया है। अब वो थोड़ा सा तो जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी वो जितनी एनर्जी उसको चाहिए वो उतनी एनर्जी के लिए रख लेगी बॉडी उसको ग्लूकोज में, और बाकी अगर बच गया तो फिर कहाँ जाएगा? आप सोचो, कहाँ जाता है जो हम फूड यूज नहीं करते? एग्जैक्टली, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट मॉलिक्यूल्स। और फैट भी हर तरह का अच्छा नहीं होता है। फैट जो खाने वाला है वो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन बॉडी के अंदर भी कुछ फैट अच्छा होता है, कुछ फैट बुरा होता है। एक यहाँ पे टर्म है अमेरिका में जो कि मजाक में बनाई गई थी, लेकिन डॉक्टर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अब वो एक लिंगो बन गई है। इसको कहते हैं टॉफी, TOFI, थिन ऑन आउटसाइड, फैट इनसाइड। यानी कि अगर फैट आपका बहुत ज़्यादा विसरल ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट है, यानी कि लिवर के ऊपर है, आपका अंदर इंटेस्टाइन के पास, हार्ट भी एक मसल है, हार्ट के पास जमा है, टांगे मोटी है, और बाकी हर जगह थोड़ा थोड़ा फैट है, लेकिन पेट पे फैट नहीं है। पेट ठीक है, जो एक सर्कमफ्रेंस होना चाहिए वेस्ट का,
वेस्ट टू हिप एक रेशो है पर्टिकुलर, वो होना चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर विसरल फैट है, इसका मतलब आपके अंदर वो इन्फ्लेमेटरी फैट है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एब्डोमिनल फैट में जमा है। तो आप अपने आप को नीचे देखो, अगर आपका पेट मोटा आपको लगता है तो इसका मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बट डरने की बात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसको ठीक किया जा सकता है, इट्स टोटली रिवर्सिबल। लेकिन समझने की बात यह है कि कितना खतरनाक है ये। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपका शुरू हो जाता है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर डिजीज़, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि ल्यूपस है, ग्रेव्स डिजीज़ है, थायराइड डिजीज़, और स्किन डिजीजेस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो कैंसर, एक्चुअली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इन्फ्लेमेशन ना करती हो, और ये इन्फ्लेमेशन आ रही है उस फैट से जिसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं खाना, उसको जो है लिवर पैनक्रियास बेचारा क्या करे, वो इंसुलिन दे दे के परेशान हो गया है। अब जब खाना अंदर गया है तो पैनक्रियास ने कहा ओके खाना आ गया है, अब मुझे इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है पैनक्रियास। तो जो है इंसुलिन का भी स्पाइक आता है, स्पाइक मीन्स उसका लेवल ऊपर जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का जब स्पाइक आया उसके बाद इंसुलिन का स्पाइक आएगा ग्लूकोज को नीचे करने के लिए। वो क्या करेगा, ग्लूकोज के सेल के अंदर घुसा देगा कि जाओ ग्लूकोज अपना काम करो, सेल के अंदर एनर्जी दो। अब जो है इतना ज्यादा ग्लूकोज हो गया है कि सेल जो है दे गेट सो ओवरवेल्म्ड, दे से कि वी डोंट वांट एनी मोर इंसुलिन, सो दे बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के कारण पैनक्रियास को लग रहा है कि क्या बात है, मेरी इंसुलिन जो है काम क्यों नहीं कर रही, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि सेल्स की वो अंदर घुस ही नहीं पा रही है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, तो वो भी थक जाते हैं पैनक्रियास भी एक टाइम पे आके। तो अब हो गया इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि इंसुलिन की बहुत ज़्यादा हाई डोजेज हो गई है बॉडी में, हाई क्वांटिटी हो गई है, और हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण से हमारा ग्लूकोज जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो आपको हो गया, आप हो गए प्री डायबिटिक। अगर आपके चेकअप में जो है ग्लूकोज लेवल फास्टिंग नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपका इंसुलिन लेवल कभी चेक नहीं किया जाता, ये 20s में ही शुरू हो जाता है और हाइपर इंसुलिमिया शुरू हो जाता है। फिर जब जाके वो एक और बहुत ज़्यादा डिग्री पे पहुंच जाता है, तब जाके आपका इन ग्लूकोज लेवल इतना हाई हो जाता है कि इंसुलिन बिल्कुल उसको कंटेन कर ही नहीं पा रहा है, उसको जाके डायबिटीज कहते हैं। तब जाके डायबिटीज पकड़ी जाती है 30s में 40s में। 10 से 15 साल लग जाते हैं इस प्री डायबिटिक कंडीशन में। हमें लगता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल आ रहा है, फास्टिंग सब कुछ ठीक आ रहा है, फास्टिंग ब्लड टेस्ट जो किए थे, लेकिन असली बात यह है कि अंदर हाइपर इंसुलिनिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होते ही आप सोचो वो एक टिकिंग बॉम्ब है, it leads to all the diseases that I just mentioned। उससे डायबिटीज, प्री डायबिटिक हो गए सबसे पहले आप, और डायबिटिक हो जाओगे। डायबिटीज के कारण जो एक्सेस में ग्लूकोज है वो और जाके और चीज़ों को इफेक्ट करती है, जैसे हमारे ऑर्गन्स पे जाके वो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, चिपक जाएगी। जैसे हमारी स्मॉल वेसल्स को चिपक जाती है, अगर वो आइस की वेसल्स को अंदर जाके चिपक गई, उसको ग्लाइकेशन कहते हैं, तो वो उसको खराब कर देती है आई वेसल्स को। इसलिए डायबिटीज वालों को आई की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो है वेसल्स, उनके अंदर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो दे डोंट वर्क प्रॉपरली। अब रेटिना को अगर ब्लड अच्छे से नहीं जाएगा तो फाइनली क्या होगा, डॉक्टर उसको थोड़ा थोड़ा करके हटाता रहेगा, लेकिन अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और एक ना एक दिन ब्लाइंडनेस आनी ही है, क्योंकि रेटिना जो है जो हमें साइट देता है। उसके बाद और ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जाता है हमारे हार्ट की आर्टरीज में और सारी बॉडी की आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड पे होता है, वो पंप करता है
आर्टरीज में से ब्लड सारी ऑर्गन्स में जाने के लिए। अब वो बेचारा जो हार्ट है उसको खुद को भी तो कोई फ्यूल चाहिए ना, तो उसको खुद को जो आर्टरीज जो उसको ब्लड दे रही हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उसको जाके ग्लूकोज चिपक जाता है, तो वो जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि आपकी वो आर्टरीज इतनी हार्ड हो जाती हैं, उसके अंदर प्लाक बिल्डअप शुरू हो जाता है कैल्शियम का, जो कि कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है, विच वी विल कम टू इन अ मिनट। तो कोलेस्ट्रॉल उस पर डिपॉजिट हो गया, अब वो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक होता है, प्लाक वहाँ पे, ब्लड क्लॉट आना शुरू हो जाता है। बॉडी को समझ नहीं आता, बॉडी को लग रहा है ये चोट लग रही है, तो वो तो अपने हिसाब से उसको ब्लड क्लॉट वहाँ पे करके और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की ट्राई कर रही है, जब ब्लड वेसल के अंदर जो है आपका कैल्शियम प्लाक रप्चर हुआ है। लेकिन वो जो आपका क्लॉट है वो इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी वेसल का साइज रोक दिया, यानी कि 90 जब तक 70% ब्लॉकेज है आपकी आर्टरी में, तब तक जो है आपका स्ट्रेस टेस्ट में नहीं पकड़ा जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट में नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन जब 90% टू 100% ब्लॉकेज हो गई, तब जाके पकड़ा जाएगा वो स्ट्रेस टेस्ट में। स्ट्रेस टेस्ट में यानी कि जब आपका डॉक्टर जो है आपको ट्रेडमिल पे चढ़ने को कहेगा और आपके हार्ट को स्ट्रेस में डालेगा, फिजिकल स्ट्रेस में, तो ईसीजी में नजर आएगा कि ब्लड जो है हार्ट की मसल्स को नहीं पहुंच रहा है, तो वो है एक हार्ट अटैक का सिम्टम, प्री सिम्टम। उससे पता चल गया कि ये पेशेंट जो है हार्ट अटैक को बहुत ज्यादा प्रोन है। तो ये कर दिया ग्लूकोज ने। अब ग्लूकोज और क्या करती है, ग्लूकोज जाती है आपकी सारी वेसल्स में, यानी कि आपकी लोअर लिम्स, लेग्स में और आर्म्स में। अब लेग्स जो है हमारे हार्ट से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटिक लोगों में जो प्रॉब्लम्स होती है ब्लड की, गैंग्रीन हो गया, काटना पड़ता है, वहां से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो वो लेग्स में होती है, क्योंकि सबसे दूर है वो, वहाँ वैसे ही बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं। ब्लड हार्ट को वैसे ही बड़ी मेहनत लगती है इतनी दूर पहुंचाने में, और अगर हार्ट खुद ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वहां पे ब्लड कम जाएगा और गैंग्रीन होने के ज्यादा चांसेस है। अच्छा, अब और ग्लूकोज क्या करती है, जो नर्व्स है, नर्व्स के भी जो आउटर लाइनिंग है उसको खराब कर देती है। नर्व्स एक दूसरे को जो है सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हो जाती है न्यूरोपैथी। अब ग्लूकोज ने और भी कुछ करना है, अभी भी बहुत नहीं है, तो ग्लूकोज गया किडनी के पास, वहां जाके चिपक गया। अब किडनी का जो, किडनी हमारी बॉडी की छलनी है, इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेनर इन आवर बॉडी। वो डिसाइड करती है कि क्या चीज यूरिन में चला जाना चाहिए एज वेस्ट प्रोडक्ट और क्या चीज नहीं रहना चाहिए। अगर किडनी की वेसल्स में वो जाके ग्लूकोज गया, उसको कहते हैं डायबिटिक रीनल डिजीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो वहां से आपकी किडनी भी खराब होना शुरू हो गई। अब किडनी खराब होना शुरू हो गई तो नेचुरली हार्ट, किडनी, लिवर और गट, ये सारे आपस में जुड़े हैं। इस आजकल आई एम ऑल अबाउट फंक्शनल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है कैसे एक्ट करती है, इट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल मेडिसिन, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए हमारी डिजीजेस को रिवर्स करने के लिए। आप डायबिटीज की दवाई लेना शुरू कर दोगे, वो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल रखेगा, लेकिन आप उस प्रोसेस को ही रिवर्स कर सकते हो जिसने डायबिटीज करी है। So stay with me. I will bring more on this and other interesting topics. I will talk about how the gut microbiome, how the good bacteria in the gut affect your glucose levels, and how can you bring down the insulin and glucose levels so that you can reverse aging. Yes, you heard that right. If you don't want to get all these diseases, cancer, arthritis, lupus, heart attack, cardiac arrest, fatty liver, high blood pressure, diabetes, kidney disease, तो उसके लिए you shouldn't get old first of all. अब वो कैसे होगा, तो हमें एजिंग रोकनी होगी। उस एजिंग को रोकने के लिए शुगर का मेटाबॉलिज्म समझना बहुत जरूरी है।
तो शुगर का मेटाबॉलिज्म जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि इंसुलिन जो है कैसे कम की जानी है। इंसुलिन के जितने स्पाइक्स होंगे ना, यानी कि इंसुलिन जितनी फटाफट ऊपर जाके नीचे आएगी, फिर फटाफट ऊपर जाके नीचे आएगी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा है। एज आई सेड, इट्स अ टिकिंग बॉम्ब जो कि आपको डिजीजेस लाने ही लाने वाली है। ये वो 40s में 50s में आएगी, आजकल तो 20s में हार्ट अटैक आ रहे हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ रहा है उन लोगों का, फिर भी क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं? उनकी आर्टरीज जब खोल के देखी है डॉक्टर्स ने, तो पेशेंट्स के आर्टरीज के अंदर जो है वो प्लाक बिल्ट अप मिला है, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल के भी कई लेवल्स होते हैं, एचडीएल, एलडीएल, एक ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में हम पार्ट्स में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में समझाया जाए तो लोग अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, press the bell icon, and we will continue with this discussion, how to not get old, which means how to control your blood sugar level, and how to not get old का मतलब है कि wrinkles भी कैसे ना आए। एजिंग में wrinkles भी तो है ना। एजिंग का मतलब ये सारी डिजीजेस प्लस जो सबसे चीज दिखती है मुंह पे, जिससे सारे डरते हैं, बूढ़ा लगना, वो है wrinkles, राइट? तो wrinkles को भी प्रिवेंट कौन करता है? इंसुलिन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, इंसुलिन स्पाइक्स को, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को अगर हमने बॉडी में समझ लिया, तो वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सी यू सून। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसके बारे में क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हो, कौन सी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्या चीज़ है जो आज आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो हम उससे शुरू करेंगे, और हर चीज़ लिंक्ड है एक दूसरे से, तो किसी एक टॉपिक से शुरू होकर भी सारी चीज़ें कवर की जा सकती है। तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून।